दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे थे। आज का जो एपिसोड है इसमें हम बेसिक लॉज की बात करेंगे। बेसिक लॉज पे मैं केवल एक ही लेक्चर आपको दूंगा, उसी में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और एक बार बेसिक लॉज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इससे रिलेटेड PYQs को सॉल्व करेंगे, जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस भी हम लेके चलेंगे भाई। क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो बढ़िया क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं है, तो मैं बेसिक लॉज को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ही फिर हम पूरे के ऊपर एक सेशन दे देंगे जिनमें ऑलमोस्ट जो बढ़िया बढ़िया PYQ बेसिक लॉज तक जो आए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक लॉज को देखना। तो बेसिक लॉज में सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं। बेसिक लॉज, अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो दो तरह के सोर्स होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, और इनमें भी दो टाइप होती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की पहले बात करते हैं, वो इस तरह का होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो इस तरह का होता है। ये जो एरो है करंट की डायरेक्शन को दिखाता है और वोल्टेज सोर्स में प्लस माइनस जो है पोलैरिटी को दिखाता है। इधर मेरी हायर पोटेंशियल है, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है। जैसे मान लीजिए 20 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको 20 वोल्ट पे रखेगा। ऐसे ही इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, अगर इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है इसका मतलब है ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये 5 एम्पियर ही लेगा, 5 एम्पियर ही देगा। ठीक है, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को देखते हैं। वोल्टेज सोर्स क्या कहता है? वोल्टेज सोर्स कहता है कि जो मेरी वैल्यू होगी उतना वोल्टेज डिफरेंस मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच मेंटेन करना है, और जिन दो पॉइंट के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट होऊंगा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं अपने बराबर कर दूंगा। ये हमें वोल्टेज सोर्स बोलता है। वोल्टेज सोर्स बोलता है कि मेरे को करंट से कोई लेना देना नहीं, करंट मेरे से आए, मेरे अंदर आए या मेरे से जाए, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, करंट मुझसे 0 से इनफाइनाइट तक कितना भी हो सकता है, आ भी सकता है, जा भी सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस मैं वोल्टेज डिफरेंस को मेंटेन रखूंगा जिन भी दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होऊंगा। अब यहां से एक रूल निकल के आता है कि वोल्टेज सोर्स, टू वोल्टेज सोर्सेस ऑफ डिफरेंट वैल्यू कैन नेवर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जरा देखिए, ये तीन एलिमेंट हैं जो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तीनों एलिमेंट पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तीनों का ये पॉइंट सेम है और ऊपर वाला पॉइंट भी सेम है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है और ये आपका 10 ओम है तो ये एक इनवैलिड सर्किट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स बोलेगा भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है वो 20 रखूंगा, ये बोलेगा भाई मुझे 10 रखना है क्योंकि मेरा जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये बोलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट हूं तो मुझे इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस जो है वो 10 रखना है, और ये बोलेगा कि मुझे 20 रखना है। तो दोनों में झगड़ा होगा, झगड़ा नेचर को पसंद नहीं है। इसका मतलब टू वोल्टेज सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वैल्यू कैन नेवर बी इन पैरेलल। हाँ, अगर ये 20 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इधर भी 20 है इधर भी 20 है तो इसके क्रॉस भी कितनी आएगी? 20 ही आएगी, क्योंकि ये भी बोलेगा कि भाई मुझे 20 मेंटेन करनी है, ये भी बोलेगा मुझे 20 का डिफरेंस मेंटेन करना है, तो 20 वोल्ट रहेगा। इसको 40 मत लिख देना, ये जुड़ेंगे थोड़े ना, ये भी 20 मेंटेन रखेगा ना यहाँ पे इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस 20 ही तो रहेगी और उससे ये भी खुश है। ऊपर वाला हायर रहेगा और नीचे वाला लोअर रहेगा। ठीक है, तो 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो 20 वोल्ट का आएगा, और जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा? 20/10, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस हमें पता है, डिवाइड बाय 10 कर दो तो करंट आ जाएगा। तो अगर वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है दो, तो उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये 20 है और इसको आप उल्टा कर दोगे माइनस प्लस। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि ये बोलेगा भाई मुझे 20 वोल्ट मेंटेन करनी है इस पोलैरिटी की, और ये बोलेगा मुझे उल्टी पोलैरिटी की मेंटेन करनी है इन दोनों पॉइंट के बीच, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। नेचर को झगड़ा पसंद नहीं है, तो ये 20 है तो इसको फिर -20 बोलेंगे, तो इक्वल कहां हुए? 20 और -20 इक्वल थोड़े ना होते हैं, तो इसका मतलब है ये भी इनवैलिड सर्किट हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज सोर्स को कभी भी आप शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते हो। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड। मतलब सोचिए यहां पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और इस पॉइंट को मैं शॉर्ट कर दूं, दिस इज रॉन्ग, इनवैलिड सर्किट। क्यों इनवैलिड सर्किट है बताओ? क्योंकि आप खुद सोचिए, ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये कितना मेंटेन कर रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में? 20 वोल्ट मेंटेन कर रहा है, ऊपर वाला हायर और नीचे वाला लोअर। लेकिन शॉर्ट आपने कर दिया यहां पे, तो शॉर्ट क्या कहता है? शॉर्ट पॉइंट कहता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस तो जीरो होना चाहिए। जो ऊपर वाला पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही नीचे वाले का होगा, तो वोल्टेज डिफरेंस तो यहाँ पे जीरो हो गया भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये भी एक तरह का इनवैलिड सर्किट हो गया है। इधर से जीरो आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस, इधर से 20 आ रहा है, तो ये भी एक इनवैलिड सर्किट है। ये भाई सही नहीं है सर्किट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से वोल्टेज सोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। जब भी वोल्टेज सोर्स सीरीज में आते हैं तो ऐड होते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे हैं, ये 10 वोल्ट का है और ये 20 वोल्ट का है। ध्यान रखिएगा, ये वोल्टेज डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का देखूंगा क्या वोल्टेज डिफरेंस है, तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको x मान लूंगा तो माइनस से प्लस चलोगे तो जुड़ जाता है, वोल्टेज ये राइज करेगा, क्योंकि ऊपर वाला हायर है नीचे वाला लोअर है, और जो डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। इसका मतलब अगर आप माइनस से प्लस की तरफ चलते हो तो वोल्टेज राइज हो जाएगी। कितना वोल्ट राइज हो जाएगी? 10 वोल्ट। अगर ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? x प्लस 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगी बताओ जरा? यहाँ पे x प्लस 10 है, उसमें 20 और ऐड कर दो तो ये बन जाएगा x प्लस 30। ठीक है भाई, इस तरह से आप पॉइंट्स की पोटेंशियल लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे x दे दिया जाए तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा और इसका पोटेंशियल आएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बताओ जरा? ऊपर वाले नीचे वाले पॉइंट में डिफरेंस जो है 30 वोल्ट का आएगा। इसका मतलब है 10 और 20 जुड़ गए। ये देखो, माइनस से प्लस ये भी था और ये भी माइनस से प्लस था। तो जब भी आप माइनस से प्लस चलते हो जोड़ दिया करो आप, तो इन दोनों वोल्टेज को जोड़ के आप 30 वोल्ट का एक सिंगल वोल्टेज सोर्स भी इसको दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसे ही करंट सोर्स होता है। ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वोल्टेज सोर्स की, ऐसी ही करंट सोर्स की भी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है जरा देखिए? करंट सोर्स कहता है कि जो मेरी वैल्यू होगी मैं उतना ही करंट लूंगा, उतना ही करंट दूंगा, विदाउट एनी करप्शन। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई करप्शन नहीं। जितना इसकी वैल्यू उतना ही लेगा, उतना ही देगा। वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या आएगी उससे इसको कोई लेना देना नहीं। ये कहता है कि मुझे मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा वो कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरी जो वैल्यू है करंट सोर्स की, जो वैल्यू होगी मैं बस उतना ही लूंगा, उतना ही दूंगा, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे एक बोलूं कि भाई मेरे पास एक सर्किट है जिसमें इस तरह के दो करंट सोर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक की वैल्यू है 5 एम्पियर और एक की वैल्यू है 4 एम्पियर, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्यों? ये बोलेगा भाई मेरी वैल्यू 4 है तो मैं 4 ही लूंगा, 4 ही दूंगा, तो ऊपर 4 ही जा रहा है। ये बोलेगा मेरी वैल्यू 5 है तो मैं 5 ही लूंगा और 5 ही दूंगा। अब आप सोचो इस पॉइंट पे क्या होगा? नीचे से आ रहा है 4, ऊपर जा रहा है 5, तो इसका मतलब ये तो झगड़ा हो गया यहाँ पे। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं 5 ही लूंगा, ये बोलेगा मैं 4 ही दूंगा, तो इसका मतलब यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाएगा। इस तरह तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो कंडीशन है ये नेचर को पसंद नहीं है। तो टू करंट सोर्सेज ऑफ डिफरेंट वैल्यू कैन नेवर बी इन सीरीज। सीरीज में नहीं हो सकते दो करंट सोर्स डिफरेंट वैल्यू के। अगर सीरीज में आएंगे तो उनकी वैल्यू फिर बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बोलेगा मैं 5 एम्पियर लूंगा, 5 ही दूंगा, तो यहां से 5 दे रहा है और ऊपर वाला भी 5 ही ले रहा है, तो ऊपर कितना देगा? ऊपर भी 5 ही देगा फिर ये। ठीक है, जो भी आगे सर्किट कनेक्ट होगा उसमें फिर जो है वो 5 एम्पियर ही करंट आपका जाएगा आगे। ठीक है, तो इसका मतलब दो करंट सोर्स अगर सीरीज में आ गए हैं तो उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा, यहां पे ऐड नहीं करना है करंट को। कहीं आपको रिजल्टेंट करंट 10 लिख दो, आप खुद सोचो भाई ये 5 ले रहा है, 5 ही दे रहा है, तो यहां से 5 अंदर आएगा, 5 ही तो आगे जाएगा, तो आगे वाले ब्रांच में 5 ही तो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए 5 आएगा। सीरीज में जब भी दो करंट सोर्स होते हैं उनकी वैल्यू एक तो सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी इनकी वैल्यू उनको आप इकट्ठे एक सिंगल करंट सोर्स से भी दिखा सकते हो। ठीक है, 5 एम्पियर के सिंगल करंट सोर्स से दिखा दो। लेकिन अगर यही करंट सोर्स पैरेलल में लगे होते, सोचिए ऐसे, ये भी 5 होता और ये भी 5 होता, ठीक है, और ऐसे कुछ लगा होता, आगे कोई सर्किट होता, तो बताओ ये 5 एम्पियर है और ये मान लीजिए 2 एम्पियर है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बोलेगा मैं 5 लूंगा, 5 ही दूंगा, तो ये यहां से 5 दे देगा, क्या दिक्कत है? ये बोलेगा मैं 2 लूंगा और 2 ही दूंगा, तो यहां से 2 दे देगा। इधर से 5 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो आगे कितना चला जाएगा बताओ? 7 एम्पियर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सीरीज में अगर आप देखते हो तो वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और अगर आप उसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करोगे तो सिंगल 5 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस करोगे। लेकिन अगर पैरेलल में आ गए करंट सोर्स, तो उनको अगर आपको रिप्लेस करना हो तो एक सिंगल 7 एम्पियर के करंट सोर्स से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे और उनको एक सिंगल करंट सोर्स जिसकी वैल्यू 7 एम्पियर होगी उससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक करंट सोर्स, एन आइडियल करंट सोर्स कैन नेवर बी ओपन सर्किटेड।
आइडियल करंट सोर्स को कभी भी आप ओपन सर्किट नहीं छोड़ सकते। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई 7 एम्पियर का करंट सोर्स है और यहां पे कोई सर्किट था, यहां से तो कनेक्टेड है बट यहां से कनेक्टेड नहीं है, यहां पे मैंने ओपन छोड़ दिया। अब यहां पे कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, बेसिक लॉ वॉयलेट हो जाएगा, इसका जो वरदान है वो गड़बड़ कर जाएगा। क्या वरदान मिला वो इसको, ये बोलेगा मैं साथ ही लूंगा और साथ ही दूंगा, लेकिन यहां से तो ओपन पड़ा है, देगा किसको? तो इसका मतलब यहां पे इनवैलिड कंडीशन आ गई है। तो ये कंडीशन कभी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब आइडियल करंट सोर्स कैन नेवर बी ओपन सर्किट, उसको आप ओपन सर्किट नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही फिर डिपेंडेंट सोर्स भी होते हैं। डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड करते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किसी दूसरे पैरामीटर पे। जैसे अगर मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा तो पहले बात तो उनको डायमंड शेप में दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और ऐसे डिपेंडेंट करंट सोर्स को भी डायमंड शेप में दिखाएंगे, इसमें प्लस माइनस दिखाएंगे, इसमें एरो दिखाएंगे। जैसे ये वैल्यू दे दी 10i1, ये i1 पे डिपेंड कर रहा है, और ये वैल्यू दे दी 5i0, ये i0 पे डिपेंड कर रहा है। i1 क्या है बताओ? जिस सर्किट में ये डिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट है उस सर्किट में और भी बहुत सारी ब्रांचेस कनेक्ट होंगी, तो किसी ब्रांच का करंट होगा i1, उस पे ये डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही जिस सर्किट में ये करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्टेड है उस सर्किट में और भी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, किसी भी एक ब्रांच में जो करंट है वो i0 है, उस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जो डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे चीज के ऊपर, वो वोल्टेज पे भी डिपेंड कर सकते हैं, वो करंट पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ब्रांच करंट पे, ठीक है। तो इस तरह से आप डिपेंडेंट सोर्सेज को लेकर चलोगे। डिपेंडेंट सोर्सेज कुछ अलग नहीं होते, उनको आप इंडिपेंडेंट की तरह ही ट्रीट करो। आगे चल के नोडल में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सोर्सेज के बारे में बताया। जो आइडियल सोर्स होते हैं उनमें पावर कैपेसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब जैसे वोल्टेज सोर्स अपनी वोल्टेज डिफरेंस को मेंटेन रखता है, बट करंट को कुछ भी दे सकते हो आप उससे, डिपेंडिंग ऑन सर्किट रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो भी आगे सर्किट लगाओगे तो जो भी आगे का रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से उसमें करंट ड्रॉ हो जाएगा उससे, बट आप कितना भी ले सकते हो उससे, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे ही करंट सोर्स जो होता है वो करंट को फिक्स कर देता है, बट उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कोई कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सर्किट रिक्वायरमेंट, केवीएल केसीएल जो बाकी के जो लॉज हैं उनके हिसाब से जो भी उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगी वो कोई भी वोल्टेज डेवलप हो सकती है। वोल्टेज को लेके उसके ऊपर कोई कंडीशन वो इंपोज नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है इन सोर्सेज की वो इनफाइनाइट होती है, मतलब मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है, आइडियल सोर्सेज की। अब चलिए बात करते हैं केवीएल एंड केसीएल की। सबसे पहले केसीएल की बात करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल क्या कहता है? केसीएल कहता है कि अगर कोई नोड है या कोई जंक्शन है और उसमें मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, ऐसे मान लीजिए कोई पॉइंट है जिस पे कई सारी ब्रांचेस कनेक्ट हैं, तो इस जंक्शन पे या नोड पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, ठीक है। जैसे यहां पे मान लीजिए 5 एम्पियर आ रहा है, यहां पे 2 एम्पियर आ रहा है, यहां पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा आप निकाल सकते हो। जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो जरा देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 एंटर कर रहा है तो 8 ही लीव करना चाहिए, 3 यहां से लीव कर गया तो 5 यहां से लीव करेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर आएगी। सही बात है भाई। अब जरूरी नहीं है कि केसीएल केवल एक जंक्शन पे एप्लीकेबल हो। केसीएल कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सर्किट है, सोचिए यहां पे कोई क्लोज्ड सर्किट है मेरे पास। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? वो सर्किट जिसमें अपना कोई लूप बना हुआ हो, ठीक है, मिनिमम एक लूप हो, उसको हम क्लोज्ड सर्किट बोल देते हैं। तो अगर कोई क्लोज सर्किट है तो उस सर्किट में जितना करंट एंटर करेगा समझ लो उतना ही लीव करेगा, ठीक है। मतलब क्लोज्ड सर्किट भी एक जंक्शन की तरह काम करता है, एक नोड की तरह काम करता है, ठीक है। उस पर भी केसीएल आप लगा सकते हो, उसमें जितना करंट एंटर करेगा उतना ही उससे लीव करेगा। और क्लोज सर्किट में क्या बोल रहा हूं, जिसमें मिनिमम एक लूप तो हो उसको आप क्लोज सर्किट बोल सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास इस तरह का कोई सर्किट है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कोई मेरे पास सर्किट है, पांच ओम, ये 2 एम्पियर, इसको 3 ले लो, चलो 3 एम्पियर, दस वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, ये कोई R0 ओम है, ठीक है। ऐसा कोई सर्किट दे दिया है, आपसे पूछा है बताओ ये करंट क्या आएगा, I0। तो जरा देखो यहां पे 10 वोल्ट दे रखा है इसके अक्रॉस और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर हायर दे रखा है और इधर लोअर दे रखा है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। और ओम्स लॉ के हिसाब से आप बता सकते हो कितना करंट फ्लो करेगा, 10/5, 2 एम्पियर इधर फ्लो करेगा, ठीक है। अब जरा सोचो ये जो सर्किट है इसमें एक लूप तो आ गया भाई मिनिमम, यहां पे देखो एक लूप तो बन रहा है ना मिनिमम, तो इसको मैं एक क्लोज्ड सर्किट की तरह बोल सकता हूं।
अब जितना इधर से एंटर करेगा इसमें उतना ही लीव करना चाहिए। अब बताओ यहां से 3 एम्पियर एंटर कर रहा है इसमें और 2 यहां से निकल रहा है, तो 3 एंटर किया, उसमें से 2 तो पहले ही निकल गया, अभी भी 1 बचा। तो इसका मतलब इधर इस साइड से 1 एंटर किया है इस क्लोज सर्किट में, तो इस साइड से फिर 1 ही लीव करेगा। तो आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। समझ आया भाई? तो इस तरह से आप क्लोज्ड सर्किट पे केसीएल लगा सकते हो। क्लोज्ड सर्किट भी एक जंक्शन या नोड की तरह ही होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। कई बार जो है वो आपको अलग तरह से भी दे दिए जाते हैं क्वेश्चन। जरा देखिए कैसे। सोचिए कोई सर्किट है और वो जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। मान लीजिए वो ऐसा कोई सर्किट दे रखा है आपको, ठीक है। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है और ऐसे ऐसे ब्रांचेज जो हैं वो कनेक्टेड हैं। यहां से 2 एम्पियर है, यहां से 1 एम्पियर है, यहां से 5 एम्पियर है, ठीक है। यहां पे 1 एम्पियर है, यहां पे आई नोट करंट है और आपसे पूछ लिया फाइंड आई नोट। आपसे आई नोट की वैल्यू पूछिए, तो आप देखो इसको आप जो है ना एक क्लोज्ड सर्किट की तरह ले सकते हो, ठीक है। इसको एक नोड की तरह ले सकते हो और उसमें जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। तो एंटर कितना कर रहा है जरा देखो, एंटर कर रहे हैं 5 इधर और 1 इधर, 5 और 1 6 एंटर कर रहा है, जिसमें से 3 यहां पे लीव कर गया, तो 3 ही ये बनेगा फिर। तो इसका तो आई नोट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इसका मतलब यहां से लीव करेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव भी कर रहा है, ठीक है। यहां पे आप केसीएल को अप्लाई कर सकते हो। तो कई बार इस तरह से भी आपको केसीएल अप्लाई करना होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि केसीएल कैसे देखेंगे। अब केसीएल से रिलेटेड हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जिनको आप जो है जिनका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूं, सो दैट आप जो है ना उसको एक्सपेरिमेंट को देख सको, सो दैट आप केसीएल को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि केसीएल जो है वो क्या होता है। अब आइए केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि अगर आप किसी भी लूप में चल रहे हो ना, किसी भी लूप में मूव कर रहे हो और उस लूप में कई सारे एलिमेंट लगे हुए हैं, तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस को अगर आप ऐड करते जा रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर पोलैरिटी, तो टोटल सम जो आएगा उस लूप वोल्टेज का वो 0 होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो सोचिए मेरे पास कोई इस तरह का सर्किट है, ठीक है। एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। ये है मान लीजिए 10 वोल्ट, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 1 ओम है, ठीक है, और ये 3 ओम है। मान लीजिए ऐसे है और हमें यहां पे देखना है कि केवीएल कैसे वैलिड है। तो आप एक काम करो, इसमें करंट अज्यूम कर लो, आई अज्यूम कर लो, इवन हमें आई ही कैलकुलेट करना है। तो आई को हम कैसे कैलकुलेट करें? केवीएल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? जरा देखो, यहां पे एक लूप बन गया और लूप में टोटल सम क्या होना चाहिए वोल्टेजेस का। जो भी वोल्टेज डिफरेंस हर एक एलिमेंट के अक्रॉस आ रहा है उसको अगर आप पोलैरिटी वाइज ऐड करते हुए चलोगे तो टोटल सम जो आएगा वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो यहां पे ये जो करंट है ऐसे आ रहा है ना, तो करंट के हिसाब से पोलैरिटी पहले लिख लिया करो। और पोलैरिटी कैसे लिखते हैं? जो भी हमारे 3 एलिमेंट होते हैं R, L एंड C, उनमें जिधर करंट एंटर करता है उधर प्लस लिखो, जिधर से लीव कर रहा है उधर माइनस लिखो। ये जो तरीका होता है ये पोलैरिटी को दिखाने का होता है। ऐसे ही देखो ये जो आई करंट है यहाँ पे इधर एंटर कर रहा है, इधर से लीव कर रहा है, यहाँ पे इधर एंटर कर रहा है, इधर लीव कर रहा है, यहाँ पे इधर एंटर कर रहा है, इधर लीव कर रहा है। ऐसे है ना, जिधर एंटर करेगा उधर प्लस, जिधर से लीव करेगा उधर माइनस। ये पोलैरिटी दिखा दिया करो पहले आप, ठीक है। तो एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज डिफरेंस पता चल गया कौन सी पोलैरिटी का आएगा। दूसरी बात, सोर्सेज में नहीं दिखाना है ये रूल, सोर्सेज में ये पोलैरिटी वाला रूल नहीं लगाना है भाई। करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, उनमें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से पोलैरिटी नहीं लगानी है, उनमें तो ऑलरेडी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी अपनी फिक्स हो गई, करंट सोर्स की जो पोलैरिटी आएगी वो आगे वाला सर्किट डिसाइड करता है, वो आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो मैंने तरीका बताया ना पोलैरिटी दिखाने का, ये केवल R, L, C या फिर जो लोड एलिमेंट होते हैं जो पावर को कंज्यूम करते हैं, उन एलिमेंट्स में ये पोलैरिटी को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसी पोलैरिटी एक बार दिखा दी, उसके बाद आपको केवीएल लगाना है। कैसे लगाओगे भाई? आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो और इन वोल्टेजेस को इनकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ऐड करते हुए चले जाओ। तो आप बताओ, यहां पे देखो माइनस से प्लस चलते हो, जब भी आप माइनस से प्लस चलते हो वोल्टेज को पॉजिटिव लिखा करो, और जब भी आप प्लस से माइनस चलते हो वोल्टेज को डाउन कर दिया करो, सबट्रैक्ट कर दिया करो। क्योंकि प्लस से माइनस जाने का मतलब होता है वोल्टेज में ड्रॉप होना, और माइनस से प्लस जाने का मतलब होता है राइज होना। आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब राइज होगी वोल्टेज। तो अगर मैं एक पॉइंट से चलना शुरू करूं और इन सबकी वोल्टेज को ऐड करता हुआ चलूं तो टोटल सम क्या आना चाहिए? 0। अब जरा देखो, यहां से माइनस से प्लस चले तो जुड़ गया, ये पॉजिटिव लिख दिया इसको। अब प्लस से माइनस जा रहे हो तो नेगेटिव आएगा माइनस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी बताओ जरा। करंट इसमें आई है, आई इंटू 2 कर दो तो 2i।
ये इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस है, माइनस यहां पे 4i, माइनस यहां पे i एंड माइनस यहां पे 3i और बराबर के इधर 0। ठीक है, तो पूरे लूप में हमने हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस को लिख दिया है और इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से आप i की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहां से आप i को निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी i की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम KVL को लिखते हैं और कैसे हम करंट वगैरह को KVL की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लूप क्लोज लूप आपको नजर आए सर्किट में। कई बार क्या होता है लूप नजर नहीं आता तब भी आप KVL लगाते हो। जैसे मान लीजिए सर्किट आपको कुछ इस तरह का दे दिया है, कई बार ऐसे दे देते हैं, जैसे ये A पॉइंट दे दिया और ये B पॉइंट दे दिया और आपको ये दे रखा है कि इसमें 2 एम्पियर है और यहां पे दे दिया 10 वोल्ट। आपसे पूछ लिया बताओ VB क्या होगा। ठीक है, ये 2 एम्पियर दे दिए, ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है और ये 1 ओम है। आपसे बोल लिया VB बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर VA तो दे रखा है, VB आपसे पूछा है, तो कैसे निकालें भाई इसको, ये तो ओपन लूप है, कोई लूप नजर नहीं आ रहा है आपको। तो आप क्या करो, सुनो, आप जो है ना पहले इसकी वोल्टेज, आपको करंट दे ही रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो इसकी पोलैरिटी निकालो, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो। क्या आएगा बताओ जरा, 5 × 2 10 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा। और ऐसे यहां पे जरा देखो, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा और कितना आएगा बताओ, 2 एम्पियर इसमें है, 1 ओम ये है, तो 2 वोल्ट ये आ गया। सही है भाई, तो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी को पहले दिखा दो। अब क्योंकि आप ओपन लूप में चल रहे हो तो A पॉइंट से आप शुरू कर रहे हो ना, तो एक ही वोल्टेज को पहले लिखा करो 10 और उसके बाद देखो प्लस से माइनस आ रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना चलना शुरू करो ना B की तरफ। जहां से चलना शुरू करते हो वहां की वोल्टेज से शुरू करो, वहां की वोल्टेज पहले लिखो आप। तो यहां की वोल्टेज 10 है तो 10 लिख दिया मैंने। अब जरा देखो प्लस से माइनस चल रहे हो तो ये जो वोल्टेज है 10, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर आ जाओ माइनस से प्लस चल रहे हो तो ये जुड़ जाएगी भाई 20। उसके बाद फिर से प्लस से माइनस आ रहे हो तो ये जो 2 वोल्ट है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और यहां पे पहुंच गए हो। जैसे आप यहां पे पहुंचे यहां की वोल्टेज को बराबर के उधर लिख दो। ठीक है, अब उसके बाद जरा देखो ये कट गया, यहां से VB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 18 वोल्ट। ठीक है, VB जो है वो 18 वोल्ट का आ गया। इस तरह से आप जो है वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो ओपन लूप में भी। मतलब ये एक्चुअल में ओपन नहीं है सही बताऊं तो, ठीक है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या बना हुआ है, बट आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें वोल्टेज को निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप KVL को लगा सकते हो दोस्तों। इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, तो KVL KCL मैंने बताया कि कैसे आप देखते हो। अब बात करते हैं करंट डिवीजन रूल की। ठीक है, करंट डिवीजन फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, सो दैट ये जल्दी जल्दी आपके रिवाइज हो जाएं। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन की बात नहीं करनी है। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन नहीं सीखना, केवल एक चीज को, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, इससे आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस पे ही लगेगा भाई ये रूल। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो अलग तरह से फिर हम इसको लगाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, सोचिए ये R1 है और ये R2 है और यहां पे टोटल करंट आ रहा है I0, इधर करंट है I1 और इधर करंट है I2। मतलब ये जो I0 है ये डिवाइड हुआ है I1 और I2 में। अब अपने को बताना है I1 क्या होगा, तो I1 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। I1 विल बी इक्वल टू जो टोटल करंट है I0 इनटू जिस ब्रांच का आपको करंट निकालना है उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, डिवाइड बाय सम कर दो टोटल R1 प्लस R2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, I1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे आप I2 निकाल सकते हो दोस्तों। I2 क्या होगा, I0 जो टोटल करंट है वो इनटू जिस ब्रांच का करंट पूछा है उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सही है भाई, इस तरह से आप जो है करंट को डिवाइड कर सकते हो। इसको बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। लेकिन कई बार जब 3 रेजिस्टेंस आ जाते हैं या 4 आ जाते हैं तो फिर कैसे हम करंट डिवीजन रूल लगाएं, ठीक है, वो हम कैसे देखें। तो जरा देखिए, अगर 3 आ गए रजिस्टर, ठीक है, अगर 3 रजिस्टर आ गए हैं तो देखो कैसे करेंगे। ये तीनों पैरेलल में हैं, ये करंट है I0, I1, I2, I3, R1, R2, R3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें I1, I2, I3 को निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, आप एक काम करो, सबसे पहले I1 को निकाल दिया करो। उसके लिए आप इन दोनों को, 2 को तो पैरेलल इक्विवेलेंट ले लो ना, इनको एक ही बना लो ना यार। ठीक है, देखो बहुत फास्ट तरीका है ये। आप जो है ना इन दोनों को ले लो, R2 पैरेलल R3, R2 पैरेलल R3, इस तरह से ले लो भाई आप, और R1 को अलग ही रखो। ठीक है, R1 में क्योंकि करंट अपने को निकालना है तो आप इन दोनों को पैरेलल ले लो। इनमें जो करंट आएगा ना इनके पैरेलल इक्विवेलेंट में, वो I2 प्लस I3 आएगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना भाई, ये और ये दोनों मर्ज कर दिया आपने तो इनका करंट ऐड हो जाएगा भाई, लेकिन इधर जो करंट रहेगा वो I1 ही रहेगा। तो पहले काम करते हैं I1 निकाल लेते हैं। अब तो करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो भाई आप। इधर से I0 करंट आ रहा है
तो I1 की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, I नॉट इंटू ये जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर R2 पैरेलल R3 डिवाइड बाई टोटल सम R1 प्लस R2 पैरेलल R3। इस तरह से आप क्या करोगे बताओ, I नॉट निकाल लोगे, ये I1 निकाल लोगे। एक बार अगर I1 आ गया तो I2 और I3 निकालना बहुत आसान है। कैसे, जरा देखो, I1 आते ही ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया आपके पास, कितना है बताओ, I1 इंटू R1। और आप जानते हो कि ये और ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। जो वोल्टेज डिफरेंस यहां पे होगा वही वोल्टेज डिफरेंस यहां होगा, वही वोल्टेज डिफरेंस यहां होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। यहां पे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है I1 इंटू R1, और यहां पे वोल्टेज डिफरेंस क्या है, I2 इंटू R2। तो बराबर होगा फिर I2 इंटू R2 के, और वही बराबर होगा I3 इंटू R3 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक बार I1 कैलकुलेट कर लिया है तो आपके पास I1 R1 आ जाएगा। I1 R1 आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहां से I2 निकालना बहुत आसान है, R2 को नीचे ले आओ बस। ऐसे यहां से I3 निकालना बहुत आसान है, R3 को इसके नीचे ले आओ फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है करंट को लिख सकते हो अलग अलग ब्रांचेज में कि करंट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। अब बात करते हैं पावर की, सोर्स की पावर की बात करते हैं, ठीक है। सोर्सेज की पावर की बात करते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट डिवीजन रूल आप याद रखिए, वोल्टेज डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जरा देखिए भाई, जो हमारे सोर्सेज होते हैं ये कई बार पावर को एब्जॉर्ब करते हैं या कई बार डिलीवर भी करते हैं। तो कब डिलीवर करते हैं, कब एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमें देखना होता है। सोचिए मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, या करंट सोर्स है। हमें कैसे पता चला कि पावर को डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है? तो फिलहाल मैं डीसी सर्किट्स में बता रहा हूं। सोचिए V नोट है और इससे करंट इधर जा रहा है I नोट, तो पॉजिटिव से करंट निकल रहा है। जब भी पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो समझ लो आपका पावर डिलीवर होगी। तो इसका मतलब ये पावर को डिलीवर करेगा, कितनी डिलीवर करेगा, V नोट इंटू I नोट वॉट। इतने वॉट जो है वो पावर को डिलीवर करेगा। अगर यही करंट अगर I पॉजिटिव में एंटर हो रहा होता तब ये एब्जॉर्ब करता। कितना एब्जॉर्ब करता, क्योंकि पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। कितना एब्जॉर्ब करेगा, V नोट इंटू I नोट, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से वोल्टेज सोर्स का पता कर सकते हो आप कि पावर को डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी कर रहा है, ये भी आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। करंट सोर्स में कैसे देखेंगे, करंट सोर्स में देखिए, सोचिए कोई करंट सोर्स है और ये किसी सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। ये कोई सर्किट है जिसमें कनेक्टेड है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है I नोट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करो। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें पता होनी चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब डिफरेंस कैसे पता करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस KVL KCL से, या आगे चल के आप देखना नोडल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नोडल आपको सिखाऊंगा मैं। तो आप जो है इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर लो। सोचो वोल्टेज डिफरेंस इस पोलैरिटी का आ गया V नोट, भाई जो भी सर्किट के अंदर लगा हुआ था उस सर्किट की हेल्प से हमने इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर दिया और वो इस पोलैरिटी का आ गया। अब आप जरा देखिए, यहां पे करंट ऊपर की तरफ है और वोल्टेज का माइनस से प्लस वो क्या है बताओ, वो भी ऊपर की तरफ है। अगर मैं वोल्टेज में माइनस से प्लस की तरफ चलूं तो वो भी आपका ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पावर को डिलीवर करेगा। या आप पिछला ही रूल लगा लो, जरा देखो पिछला ही रूल लगा लो। यहां पे जो वोल्टेज है इधर प्लस है और इधर माइनस है, और बाहर की वायर में करंट देखा करो, वायर में करंट इधर है और सोर्स में इधर प्लस है और इधर माइनस है। करंट सोर्स में अगर आप देखोगे तो यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, और वायर में जो करंट है वो इधर है। इसका मतलब पॉजिटिव से करंट अवे जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है करंट। पॉजिटिव से अगर करंट निकल रहा है तो इसका मतलब पावर को डिलीवर कर रहा है। आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। पिछला ही रूल लगा लो। या एक और रूल है ना, आप वोल्टेज की डायरेक्शन को डिफाइन करो, माइनस से प्लस बोला करो वोल्टेज की डायरेक्शन, कि वोल्टेज की डायरेक्शन माइनस से प्लस किधर है वो देख लो, और करंट भी देख लो। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पावर इसका मतलब डिलीवर हो रही है, और अगर ऑपोजिट है तो पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहां पे देखो करंट की डायरेक्शन तो दे ही दी है, वोल्टेज की डायरेक्शन मैंने क्या बताई, बताओ क्या रूल बताया वोल्टेज की डायरेक्शन देखने का, माइनस टू प्लस जो है वो एरो लगा दिया करो। ये वोल्टेज की डायरेक्शन होती है, माइनस टू प्लस। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि भाई ये पावर को डिलीवर कर रहे हैं। डायरेक्शन दिखाने का मतलब ये नहीं है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना ना ना, ये डायरेक्शन सिर्फ पावर को चेक करने के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज की डायरेक्शन माइनस टू प्लस ऊपर की तरफ है और करंट भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये पावर को डिलीवर कर रहा है। कितने डिलीवर कर रहा है, V नोट इंटू I नोट। इस तरह से आप जो है सोर्सेज की पावर को देख सकते हो। बट प्रॉब्लम यहां पे सबसे बड़ी ये आएगी कि आपको वोल्टेज डिफरेंस पहले निकालना होगा कि किस पोलैरिटी का है। अब मान लीजिए करंट सोर्स जो है ना वो ऊपर की तरफ है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आया वो इस पोलैरिटी का आ गया,
जो आगे सर्किट लगा हुआ था उस सर्किट में हमने केवीएल केसीएल नोडल लगा के वोल्टेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया, वो इस पोलैरिटी का आ गया। अब आपको यहां पे क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत यहां पे ये आएगी कि अगर मैं पावर की बात करूं कि बताओ ये पावर डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आप देखो करंट ऊपर की तरफ है और वोल्टेज -2 प्लस नीचे की तरफ है, तो ऑपोजिट आ गए, ऑपोजिट आ गए ना, तो ऑपोजिट आ गए तो इसका मतलब पावर को ये एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एब्जॉर्ब करेगा? V0 इंटू I0, इतनी पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये थी भाई पावर के बारे में, सोर्सेस की। दूसरी बात, किसी भी सर्किट में जितनी पावर डिलीवर होगी उतनी ही पावर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसको इंटेलिजेंस थ्योरम बोलते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे। इतना बस ध्यान रखिएगा, पावर डिलीवर्ड मस्ट बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। इसका मतलब अगर कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो पावर को डिलीवर कर रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो पावर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सोचिए किसी सर्किट के अंदर 10 सोर्स लगे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 पावर को डिलीवर करें। सोचिए 10 में से 8 पावर को डिलीवर कर रहे हैं, 2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बाकी जो एलिमेंट लगे हैं वो भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उस सर्किट के अंदर जितने भी डिलीवर्ड पावर होगी ना सारे सोर्सेज की, दैट विल बी पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये हमारी जो है इंटेलिजेंस थ्योरम है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़े बेसिक लॉज जो थे उनको थोड़ा सा रिवाइज कराया, फटाफट उनको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये थोड़ा समझ आ गए होंगे कि कैसे कैसे बेसिक लॉज होते हैं और उनको कैसे हमें ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे नोडल की। ठीक है, नोडल बहुत जरूरी है। नोडल से हम करंट एंड वोल्टेज को सीख सकते हैं कि कैसे ब्रांचेज में करंट निकाला जाता है, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम समझ सकते हैं। मेश एनालिसिस हम नहीं करेंगे क्योंकि मेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर किसी को सीखना है तो हमारे थ्योरी लेक्चर्स में वो देखें, जो हमारे ट्रिकोपीडिया सेशन है उसमें केवल नोडल सीखे, क्योंकि नोडल की हेल्प से आप मेश करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, मैं आपको फास्ट नोडल का तरीका बताऊंगा। मतलब मैं बेसिक तरीका रूल नहीं बताने वाला हूं नोडल का कि कैसे कहां से आया वो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा कि नोडल में कैसे आप डायरेक्टली तरीका करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करते हो नोडल की हेल्प से, कैसे उसको डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम नोडल एनालिसिस पे बात करेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट नोडल को पढ़ेंगे कि कैसे हम डायरेक्टली नोडल को अप्लाई करते हैं और फटाफट आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।